Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video I am going to deliver you chapter reproductive health which is the third chapter of your class 12। तो इसकी मैंने एनसीईआरटी रीडिंग ऑलरेडी करा दी थी, मतलब इसकी नहीं कराई थी मैंने, उसमें एमटीपीज, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलाइजेशन मेथड, एसटीडीज ये करा दी थी। कॉन्ट्रासेप्टिव रह गई थी तो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव और जो हमारे जो टॉपिक हमने एनसीईआरटी से कवर कर लिए थे वो मैं यहीं पर कवर अप कर दूँगी दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टोटल वेल बीइंग यानी कि आप हर एस्पेक्ट में एकदम परफेक्ट है, यानी कि इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, मेंटली हर तरीके से आप परफेक्ट है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वही प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप हर प्रॉपर मैनर में आप परफेक्ट है, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, सोशली हो या बिहेवियरली हो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रोग्राम्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम यानी कि RCH है, ये RHC नहीं है, RCH है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इनिशिएट किया गया इंडिया के अंदर इन 1951 में। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से साल के अंदर कौन सा जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर, यानी कि पहला जो वो था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। उसमें जब बहुत ज़्यादा वर्क किया गया तो वो डेवलप होकर उस पर इम्प्रूवमेंट करी गई तो उसको नाम दे दिया गया RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। ये 1951 के अंदर इनिशिएट हुआ था। बात करते हैं टू अवेयर पीपल्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। लोगों को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताने के लिए ये जो प्रोग्राम था ये शुरू हुआ था। इसने प्रोवाइड करी बहुत सारी फैसिलिटीज, सपोर्ट टू क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिस जिस सपोर्ट की जरूरत थी, वो इस प्रोग्राम ने पीपल्स को दिया, ठीक है। बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर आते हैं। इन 1900 वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, बाई 200 वो होगी 6 बिलियन। इन इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे यानी 1947 ये थी 350 बिलियन। 2000 के अंदर होगी 1 मिलियन, यानी कि जहाँ 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी वहीं पे इंडिया के अंदर एक लौती 1 मिलियन पॉपुलेशन थी। अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस रिपोर्ट, 2000 सेंसस यानी 2000 साल के अकॉर्डिंग सेंसस की जो रिकॉर्ड थी उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1.7% बढ़ चुका है, ठीक है। बात करते हैं कि हमें पॉपुलेशन क्या क्या रीजंस हो सकते हैं पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन के, पॉपुलेशन के बढ़ने के। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़, जब हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी, अच्छे से लोगों का इलाज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। बेटर लिविंग कंडीशंस, बहुत अच्छी कंडीशंस होने लगी लोगों की रहने की, हैबिटेट बहुत अच्छा हो गया। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट का जो ग्राफ था वो डाउन हो गया, डिक्लाइन हो गया। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हो गए, यानी कि मदर की डेथ कम हो गई। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो गई, बच्चे की डेथ, नवजात शिशु की डेथ जो है वो कम हो गई, उसका ग्राफ नीचे गिर गया। रिप्रोडक्टिव पीपल्स जो थे, जो रिप्रोड्यूसेबल एज के पीपल्स थे, उनकी अमाउंट, उनकी जो मात्रा है वो इंक्रीज़ हो गई, यानी कि ऐसे लोग जो कि मैरिजेबल हैं और वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, इसकी अमाउंट बहुत इंक्रीज़ हो गई। बात करते हैं कि कैसे कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो गया क्योंकि हमें इतने सारे चीज़ें अच्छी मिल रही थी, फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही थी, हेल्थ केयर अच्छा मिल रहा है, डेथ रेट डिक्लाइन हो चुका है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो चुका है। तो अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या मेजर स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्होंने छोटी फैमिलीज़ को मोटिवेट किया बाय यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, छोटी फैमिलीज़ को इन्होंने मोटिवेट किया बाय द वो होता है ना स्लोगन्स, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, लाइक दिस। इन स्लोगन्स से इन्होंने फैमिलीज़ को मोटिवेट किया कि छोटा परिवार ज़्यादा सुखी परिवार रहता है, तो फैमिलीज़ को मोटिवेट किया कि वो छोटी फैमिली रखे अपनी, ज़्यादा बड़ी ना करे। इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और कंसीव दोनों अलग चीज़ें हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, एंड कंसीव का मतलब होता है टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। अवेयर पीपल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। इन्होंने स्लोगन्स यूज़ करे, V2R2, हम दो हमारे दो, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि मैरिजेबल एज जो थी वो इंक्रीज़ कर दी, फीमेल्स के लिए वो 18 कर दी एंड मेल्स के लिए 21 कर दी, ठीक है। बात करते हैं पॉपुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्कैरेक्टरी ऑफ बेसिस रिक्वायरमेंट, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी भाई, रोटी कपड़ा मकान, इनकी जो ज़रूरत है ये चीज़ माइन्यूट है, एक लिमिटेड सोर्स है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो पॉपुलेशन को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब लोग इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो ये जो है इनमें इनका जो ग्राफ है वो डिक्लाइन जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों की फिर क्या पड़ेगी, शॉर्टेज पड़ेगी। तो वही चीज़ है, पॉपुलेशन के बढ़ने से इन चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगी, फूड की, खाने की, रहने की, पहनने की, इनमें दिक्कत होने लगी, ठीक है। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव
किस तरीके का होना चाहिए अगर एक कपल उसे यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक तरीके से। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर सबसे पहला आता है कि यार वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जो उसको यूज़ कर रहा है उसके लिए वो फ्रेंडली होना चाहिए, उसे कोई हार्म ना दे, वो कोई ईचिंग कोई अगर कोई इंसान सेंसिटिव है और जब वो उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ कर रहा है तो उसकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल ना हो, ईजिली अवेलेबल हो, हर शॉप पे अवेलेबल हो वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में अवेलेबल है, गाँव के अंदर अवेलेबल नहीं है। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई फीमेल दोबारा कंसीव होना चाहती है तो वो हो सके। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा निकल गया कि वो कंसीव नहीं हो पाए तो उन कपल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे होने चाहिए जो कि रिवर्सिबल हो, ताकि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहे या कंसीव होना चाहे तो आप हो सकते हैं। नॉट इंटरफेयर विद द सेक्शुअल डिज़ायर्स, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है सेक्सुअल डिज़ायर्स को इंटरफेयर ना करे, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल को इंटरफेयर ना करे। रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि जब स्पर्म और ओवा जो है वो मिलते हैं तो वो जाइगोट करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, धीरे धीरे करके वो एम्ब्रियो बनाता है एंड फीटस एंड देन बेबी फॉर्म होता है धीरे धीरे करके। तो वो इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को वो ना करे, डिस्टर्ब ना करे। जो इम्प्लांटेशन होता है, पार्चुरेशन होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, ये सारे इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं, एक टॉपिक आता है अमीनोसेंटेसिस। क्या मतलब होता है अमीनोसेंटेसिस का? अमीनोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है फीटस के अंदर। फीटस यानी कि जो मम्मी की वोम में है। यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें डायग्राम दिख रहा हो तो ये फीटस है, ठीक है, जो कि मम्मी की वोम में है। मम्मी का पेट है और ये उसकी वोम में है, यूटेरस के अंदर है, ठीक है। तो अब बोला गया है कि भाई ये क्या करता है, सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस, डिटरमाइन दी सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। क्या फीटस को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अगर उसके अंदर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है और वो क्योरेबल है, आप उसे क्योर कर सकते हैं। तो हमें मतलब ये जो अमीनोसेंटेसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम मम्मी के वॉर्म में रह रहे उस फीटस के बारे में ये जान सकते हैं कि क्या इसे कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर है तो हम उसे क्योर कर सकते हैं, हम उसे सर्वाइव एक नया जीवन दे सकते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी बैन फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, इस जो भी बोलता है ये, इस मेथड को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ होने लगी विच इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अमीनोसेंटेसिस का यूज़ होने लगा उस फिटस का लिंग जानने के लिए, उसका जेंडर जानने के लिए कि ये मेल है या फिर फीमेल है। अगर वो मेल होता तो ही विल बी सर्वाइव और अगर वो फीमेल होती तो शी विल बी डाई, ठीक है। एनालिसिस फीटस सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंस बाय टेकिंग अम्नियोटिक फ्लूइड। मम्मी की वोम में अमीनोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मम्मी की वोम में जो फीटस है उसके चारों ओर एक अम्नियोटिक फ्लूइड होती है, ठीक है, डेवलपिंग फीटस के चारों ओर। उसको इंजेक्ट करके, यहाँ तो मैं दिख रहा है इंजेक्शन, उसको एक निडल के थ्रू इंजेक्ट करके ये चेक किया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, या फिर ये भी चेक किया जाता है कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मिसयूज़ होने लगा इसीलिए इसे बैन कर दिया। बात करते हैं सहेली। एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी पहले के टाइम पे। इसको डेवलप किया गया था साइंटिस्ट द्वारा एट अ रिसर्च CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, जो कि इंडिया के अंदर है। इसने इस सहेली को क्या किया था, डेवलप किया था। सहेली ये एक नॉन स्टेरॉइडल यानी कि इसके अंदर केमिकल्स नहीं है, बट ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। बहुत कम साइड इफेक्ट है लेकिन हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। इसे हम वंस अ वीक पिल भी कहते हैं। ये एक हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी होती है। बात कर लेते हैं तुम्हारे मेन टॉपिक पे, इस चैप्टर के पे, विच इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि ऐसे मेथड जिससे आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके 4 तरीके के मेथड्स आते हैं, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल, बैरियर, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडीज जिसे हम कहते हैं, और अदर कुछ आपकी ऑरल पिल्स, इंजेक्टेबल और सर्जिकल मेथड्स आते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे, सारे मेथड्स को। सबसे पहले मेथड आता है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। नेचुरल एंड ट्रांजिशनल मेथड, सबसे पहला मेथड आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, नेचुरल एंड ट्रांजिशनल मेथड। नेचुरल एंड ट्रांजिशनल मेथड के, सॉरी ट्रांजिशनल नहीं, ट्रेडिशनल मेथड है, सॉरी। तो नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ये चीज़ आती है कि भाई किस तरीके से हम स्पर्म यानी कि मेल गैमीट और ओवा यानी कि फीमेल गैमीट को अवॉइड कर सके, इनकी मीटिंग को अवॉइड कर सके। इसमें 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कॉइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल अमीनोहोरिया। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि ये अवॉइड करती है कॉइटस यानी कि इंटरकोर्स अवॉइड करती है फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज जो हैं उनको ये अवॉइड करते हैं, कॉइटस इसमें ना किया जाए, इंटरकोर्स ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत हाईली फर्टाइल पीरियड होता है, हम इसे हाईली फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। सेकेंड, इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान बहुत हाई चांसेस होते हैं टू कंसीव, ठीक है। स्पर्म और ओवा की मीटिंग के बहुत हाई चांसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बहुत हाई चांसेस होते हैं, इसीलिए हम इसे फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। समझ आया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डे जो हैं उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली फर्टाइल पीरियड होता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसे फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि इसके अंदर से फीमेल की वजाइना से मेल के पेनिस को विड्रॉ किया जाता है बिफोर द इजैकुलेशन। सीमेन के इजैकुलेट होने से पहले ही फीमेल की वजाइना से पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन ना हो। ठीक है, इसको हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं, यानी कॉइटस इंटरप्टस को ही विड्रॉल मेथड कहते हैं। एंड पीरियड एब्सिस्टेंस को ही हम फर्टाइल, मतलब पीरियड एब्सिस्टेंस के अंदर जो 10 to 17 डेज के अंदर जिस कॉइटस को हम अवॉइड करने की बात कर रहे हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हाईली फर्टाइल पीरियड होता है और इन दिनों फर्टिलाइजेशन बहुत हाई होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत हाई होता है। ठीक है। लैक्टेशनल एंड अमीनोहोरिया। लैक्टेशनल एंड अमीनोहोरिया का मतलब है प्रिवेंशन, बचाना, और कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ कॉन्सेप्शन, कंसीव होने से। कॉन्सेप्शन और कंसीव का मतलब एक ही होता है, प्रेगनेंसी से बचाना, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना बाय द ब्रेस्ट फीडिंग टू द चाइल्ड। जब हम चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उस दौरान आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन एंड द साइकिल डू नॉट अकर इन द लैक्टेशन फेज। लैक्टेशनल फेज वो फेज होता है। अमीनोहोरिया का मतलब होता है कि जब एमसी नहीं आती है, फीमेल की पीरियड्स नहीं आते हैं। लैक्टेशनल का मतलब वो होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है, जब मम्मी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, दूध पिलाती है, तो उस टाइम पे आपकी एमसी जो है, फीमेल की एमसी जो है वो पॉज हो जाती है, वो नहीं होती है। तो जब एमसी नहीं होगी तो कोई हार्मोन नहीं बनेगा, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो कोई ओवर डेवलप नहीं होगा, और ओवर नहीं होगा तो स्पर्म की ओवा के साथ मीटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुत नील चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। उसके बाद आते हैं हमारे बैरियर मेथड्स। ठीक है, ये थे हमारे नेचुरल मेथड्स, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स के हम किस तरीके से स्पर्म और ओवा की मीटिंग को नेचुरली प्रिवेंट कर सकते हैं। एक था पीरियडिक एब्सिस्टेंस, यानी कि 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पार्टनर को अवॉइड करना चाहिए कॉइटस और इंटरप्टस, कॉइटस इंटरप्टस तो हो गया, हाँ, उसको अवॉइड करना चाहिए। इंसेमिनेशन क्या बोल रही हूँ मैं, कॉइटस उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये बहुत हाईली फर्टाइल पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन के बहुत चांसेस होते हैं। कॉइटस इंटरप्टस के अंदर इसमें फीमेल की वेजाइना से पेनिस को विड्रॉ कर लेना चाहिए बिफोर द इजैकुलेशन। ठीक है, सीमेन के इजैकुलेट होने से पहले। लैक्टेशनल अमीनोहोरिया एक ऐसा मेथड है, लैक्टेशनल यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, अमीनोहोरिया यानी कि एमसी का ना आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना। यानी कि इसमें होता है लैक्टेशनल, ये एक ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड होता है, जब मम्मी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, दूध पिलाती है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। अगर वो नहीं आएगी फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, ओवर डेवलप नहीं होगा, ओवर डेवलप होगा तो बहुत नील चांसेस होते हैं इसके अंदर कि फीमेल जो है वो दोबारा कंसीव कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में आता है कॉन्डम। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट यूजेबल थिंग इन इंडिया विच इज़ कॉन्डम। अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें, कॉन्डम में क्या होता है, रबर का बना हुआ होता है, लेटेक्स शीट का बना हुआ होता है। ये पेनिस को कवर करता है मेल्स के अंदर, वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है फीमेल्स के अंदर बिफोर द कॉइटस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है सीमेन को कि वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना के अंदर ना जाए, और वेजाइना पाउच समटाइम कॉल्ड द फीमेल कॉन्डम हम उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, ये एक रबर डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि फिट होता है ओवर द सर्विक्स, हम इसे सर्विक्स के ऊपर कवर करते हैं। बेसिकली ये यूज इन द कंजक्शन विद स्पर्मिसाइड होता है, स्पर्म किलिंग कुछ क्रीम्स होती हैं उनके साथ इन्हें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये फीमेल्स द्वारा इंसर्टेड किया जाता है अप टू 6 आवर्स बिफोर द इंटरकोर्स के 6 घंटे पहले। ठीक है, मतलब 6 घंटे तक ये आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही चीज़ रिवर्सिबल नहीं, ये आपको डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगी, रीयूजेबल है। ठीक है, बात करते हैं सर्विकल कैप और वॉल्स की। देख लो भाई, ये तुम्हारा डायफ्राम है जो कि सर्विक्स को कवर करता है, ये तुम्हारी सर्विकल कैप है, सर्विक्स को कवर करती है, वॉल्ट कैप है, ये भी सर्विक्स को कवर करती है। ठीक है, सर्विकल कैप की बात करते हैं, रिजेंबल अ डायफ्राम, बिल्कुल डायफ्राम की तरह है, स्मॉल और मोर रिजिड होती है। ठीक है, फिट स्लगरी ओवर द सर्फेस, मस्ट बी फिटेड बाय द हेल्थ केयर। मतलब तुम मान के चलो ना, जो काम डायफ्राम कर रहा है ना, वो काम तुम्हारा सर्विकल कैप और वॉल्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारा रबर का बना हुआ होता है, फीमेल द्वारा इंसर्ट किया जाता है बिफोर ड्यूरिंग द कॉइटस। ठीक है, फीमेल की सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है, ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है थ्रू द सर्विक्स, रीयूजेबल हो सकता है, आप इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट्स रीयूजेबल है, लेकिन कॉन्डम आपका रीयूजेबल नहीं है, आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद आपको उसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं कॉन्डम। ये एसटीडीज एड्स से प्रिवेंट करता है, डिस्पोजल होता है, आप इसे डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये बिल्कुल प्राइवेसी टू यूज़ होता है, आपको इसको किसी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की नीड नहीं होती कॉन्डम को यूज़ करने के लिए। ठीक है, डायफ्राम डिक्रीज द रिस्क ऑफ एसटीडीज, ये एसटीडीज के चांसेस को डिक्रीज कर देता है, बट डोंट प्रोटेक्ट फुल्ली अगेंस्ट द HIV। स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म आर यूज्ड अलॉन्ग विद दिस बैरियर। यानी कि बैरियर मेथड का मतलब होता है कि वो स्पर्म और ओवा की मीटिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं एक बैरियर के थ्रू। जैसे कि एक दीवार होती है, वो दो लोगों को मिलने से रोकती है क्योंकि दीवार उनके बीच में बैरियर है, वैसे ही स्पर्म और ओवा की मीटिंग को जो प्रिवेंट करके रखता है वो तुम्हारे ये बैरियर मेथड्स हैं, जैसे कि तुम्हारे कॉन्डम, डायफ्राम, बॉल्ट, सर्विकल कैप्स, तुम्हारी स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स के साथ अगर हम इन बैरियर
मेथड्स को यूज़ करते हैं तो ये हाईली इफेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है कि डायफ्राम आपकी एसटीडीज़ को डिक्रीज कर देता है, एसटीडीज़ के चांसेस को डिक्रीज कर देता है, लेकिन ये एचआईवी से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता फुल्ली। एचआईवी यानी कि एड्स। बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बेसिकली फीमेल्स द्वारा यूज़ किया जाता है टू डिले द प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी को थोड़ा वक्त लगे, टाइम लगे। ठीक है, मोस्ट यूज्ड मेथड इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फीमेल्स द्वारा यही मेथड यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद द यूटेरस, यूटेरस के साथ ये फाइगोसाइटोसिस यानी कि स्पर्म को किल कर देता है, स्पर्म को ईट कर लेता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 3 तरीके के मेथड्स आपको दे रखे हैं, नॉन मीडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मीडिएटेड के अंदर आता है लिपर्स लूप, जो कि आपकी फाइगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, इसका फंक्शन आता है कि फाइगोसाइटोसिस कराता है। कॉपर रिलीजिंग के अंदर आते हैं आपके CUT, CU7, मल्टीलोड 375। इनके पास एबिलिटी होती है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 ये क्या करते हैं, यूटेरस को अनसूटेबल कर देते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं फॉर द स्पर्म, ताकि स्पर्म अगर आए तो या तो वो किल हो जाए या फिर वो एंटर ही ना कर पाए। ठीक है, समझ आ गया। ये फीमेल्स द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस फीमेल्स द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि इंडिया के अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस होती है, यानी कि इंक्रीज इन फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, यूटेरस के अंदर। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, नॉन मीडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मीडिएटेड का एग्जांपल आता है लिपर्स लूप, कॉपर रिलीजिंग यानी कि CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। यहाँ पे ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के अंदर यानी कि प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20 यहाँ पे यूटेरस को अनसूटेबल कर देते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं फॉर द स्पर्म। ठीक है, बात करते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि जो मुंह द्वारा लिए जाती हो, जैसे कि तुम्हारी पिल्स एंड टैबलेट्स। पिल्स और टैबलेट्स के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन और सम टाइम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये डोज कैसे ली जाती है, फॉर द 21 डेज प्रीफरली इन द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये 21 दिन तक ली जाती है। ये क्या करती है, ओव्यूलेशन को रोकती है एंड इम्प्लांटेशन को रोकती है। दोबारा देखो, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होते हैं जो कि मुंह द्वारा लिए जाते हैं, यानी माउथ द्वारा लिए जाते हैं, जैसे कि पिल्स एंड टैबलेट्स। इसके अंदर किस प्रकार के हार्मोन होते हैं, सम टाइम प्रोजेस्टेरोन होता है एंड सम टाइम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें, किस तरीके से लिया जाता है, तो फॉर द 21 डेज, ये 21 दिन के लिए लिया जाता है। प्रीफरली ये फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होता है। ये क्या रोकने में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन यानी कि ओवा फॉर्म नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन यानी कि अगर ओवा फॉर्म हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंजेक्टेबल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे इंजेक्शंस का यूज़ होता है, इम्प्लांट्स का यूज़ होता है अंडर द स्किन, यानी स्किन के अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस को, निडल्स को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल एज अ पिल्स, बिल्कुल पिल्स की तरह काम करते हैं। ड्यूरिंग ऑफ एक्शन इज लॉन्गर, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा रहता है, जबकि इनका बहुत शॉर्टर टाइम के लिए रहता है। बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल मेथड्स सबसे ज़्यादा टर्मिनल मेथड्स होते हैं, यानी कि टर्मिनल का मतलब होता है कि सबसे आखिरी मेथड्स होते हैं, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और आप नहीं चाहते, यू डू नॉट वांट टू मोर कंसीव इन द फ्यूचर। ठीक है, जब आपको पता है कि यार आपको 2 बच्चे करने हैं, दैट फिक्स, उसके बाद जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो आप यू नॉट वांट टू बी कंसीव फर्दर। ठीक है, तो जब ये सर्जिकल मेथड्स किए जाते हैं। मेल एंड फीमेल के अंदर सर्जिकल मेथड्स अलग अलग है। अगर हम मेल की बात करें, यानी कि वासेक्टोमी, इसमें क्या होता है, स्टिलाइजेशन मेथड होता है मेल्स के अंदर। स्टिलाइजेशन एक तरीके का, मतलब सर्जिकल मेथड्स को ही हम स्टिलाइजेशन मेथड्स कहते हैं, यानी कि इसके अंदर हम सर्जरी करते हैं। मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस का एक छोटा सा पोर्शन कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इंसिजन के थ्रू या तो कट कर देते हैं, देन टाइड कर देते हैं ऑन द स्क्रॉटम, थ्रू आउट ऑन द स्क्रॉटम। याद रखना कि स्क्रॉटम से होते हुए वो कैची जाती है। ठीक है, एंड फीमेल के अंदर वेजाइना से और द एब्डोमेन से होते हुए वो कैची जाती है एंड फैलोपियन ट्यूब को या तो कट करती है, टाइड अप कर दिए, जिसके अंदर फीमेल जो है वो ओवा को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब मेरी बात याद करना, ओवा एंड स्पर्म दोनों ही बनेंगे। स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनेगा एंड ओवा ओवेरी के अंदर फॉर्म होंगे, लेकिन ये दोनों यूटेरस तक नहीं पहुंच पाएंगे। वास्ट डिफेंस के बाद क्या आता है तुम्हारा, क्या आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा क्या, मैंने भी नहीं पढ़ा। वास्ट डिफेंस के बाद जो भी चीज़ आती है, आई थिंक रेडी टेस्टिस हो गया, वास्ट डिफरेंशिया, वास्ट डिफेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, या इजैकुलेटरी डक्ट, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन पेनिस से थ्रू आउट होके ये वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो तुम्हारे स्पर्म तो बनेंगे, तुम्हारा ओवा भी बनेगा, लेकिन ओवा यूटेरस तक नहीं पहुँच पाएगा। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्लेस जो है यहाँ पे एम्प्यूला तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, एम्प्यूला कहाँ पे होता है, एम्प्यूला स्टमस जंक्शन यहाँ पे होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके अंदर, बेसिकली फीमेल्स को क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया, एब्डोमेन पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर समटाइम ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है,
क्या मैंने तुम्हें ये बता दिए थे ऑलरेडी? मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन 2 पेज बच रहे हैं तो फटाफट इनको भी निपटा देते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है? ये इंडिया के अंदर लीगलाइज्ड करी गई थी इन 1971 के अंदर। ये जो MTP है यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी, ये कब तक सेफ है? जब आप इसे 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ले रहे हैं। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जब MTP करा रहे हैं तो वो फीमेल के लिए सेफ है। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है यानी 12 वीक्स यानी कि 3 मंथ के लिए ये सेफ है, ठीक है। लेकिन ये रिस्की कब है? जब आप इसे सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। MTP ये अवॉइड करती है अनवांटेड प्रेगनेंसी को ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और द रेप केसेस के टाइम पे, या फिर आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, आपने जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया है, अगर वो फेल हो जाता है तो उस टाइम पे आप उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए MTPs का यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है कि वैन द कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल फॉर द मदर और द फीटस। जब कंटिन्यूस प्रेगनेंसी मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं और ये जो प्रेगनेंसी है जब ये बच्चे के लिए या फिर ये मदर के लिए, दोनों के लिए अगर हार्मफुल है, तब आप MTPs का यूज़ करते हैं। बात करते हैं सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, जिसे हम STDs, वनरेबल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं। डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल इंटरकोर्स, सेक्शुअल इंटरकोर्स के द्वारा ये डिजीज ट्रांसफर होती है, इसीलिए हम इन्हें सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस, क्लैमिडियासिस एंड एड्स। एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसे आप क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है? नेजिस, गोनोरिया एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि ये डिजीज कॉज करता है। ट्रिपोनीमा पैलिडियम साइफिलिस कॉज करता है। क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस क्लाइमोडाइसिस कॉज करता है एंड HIV एड कॉज करता है। बात करते हैं अदर डिजीज इंक्लूडिंग जेनिटल हर्पिस, जेनिटल वॉर्ट्स एंड ट्राइकोमोनियासिस एंड हेपेटाइटिस B। ये जो डिजीज़ हैं ये क्योरेबल हैं, ठीक है। बात करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस B। ट्रांसमिशन ऑफ HIV यानी कि एड्स कैसे ट्रांसफर होता है? ब्लड फ्यूजन के द्वारा। अगर आप किसी निडल को शेयर कर रहे हैं और द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप शेयर कर रहे हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन का, तो HIV हो सकता है। हेपेटाइटिस B फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, एक इन्फेक्टेड मदर से एक इन्फेक्टेड फीटस को हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं इनके अर्ली सिम्टम्स की। पेन हो सकता है जेनिटलिया ऑर्गन्स को यानी कि वेजाइना और पेनिस में पेन हो सकता है। स्वेलिंग हो सकती है इन जेनिटलिया एरिया, सूजन आ सकती है, ईचिंग खुजली हो सकती है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स की बात करें, स्टिल बर्थ यानी कि बर्थ से पहले ही बच्चे का अबॉर्शन हो जाना। एक टॉपिक प्रेगनेंसी मेन पॉइंट को छोड़ के बॉडी के हर पार्ट के अंदर मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में वो प्रेगनेंसी हो सकती है, ये इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि जो मदर है या फिर फादर में से कोई ये कंसीव या तो स्पर्म नहीं बना सकता या ओवर नहीं बना सकता, या फिर बना भी रहे तो उस अमाउंट में नहीं बना रहे हैं, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज भी हो सकती है, अबॉर्शन भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर भी हो सकता है। प्रिवेंशन क्या क्या है? अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करना अवॉइड करें, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अवॉइड करें सेक्स करना, यूज़ करें कॉन्डम्स का। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है या फिर एक एक चेकअप पे तो आपको जाना चाहिए, क्लिनिकल चेकअप पे। एंड ये तो एसेंशियल है कि भाई आपको 6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर अपनी बॉडी का चेकअप कराना ही चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इनफर्टिलिटी पे, विच इज़ योर लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। वैसे मैंने इसकी स्टडी करा दी थी लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल पार्टनर ने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स और तब भी वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो डैट मीन्स वो इनफर्टाइल कपल कहलाए जाते हैं। मेल पार्टनर इनफर्टाइल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड टेक्निक। ART आर्ट एक तरीके की टेक्निक है, ठीक है। आर्ट यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, वो यूज़ करी जाती है, ठीक है, कि हम फीमेल्स को मतलब हम एक कपल को एक बच्चा दे सके, ठीक है, उनको हम एक फैमिली दे सके, हैप्पी फैमिली कर सके उनकी। तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम IVF कहते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक फीमेल की बॉडी से ओवा को लेते हैं एंड मेल की बॉडी से स्पर्म को लेते हैं, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जाके डाल के हम इनको फ्यूज़ करा देते हैं, देन जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, यहाँ पे क्या है कि हमने वाइफ से एग लिया है, एक डोनर वाइफ से एग लिया है और हस्बैंड से या फिर एक डोनर से हमने स्पर्म लिया है, ठीक है। इन दोनों को हमने एक लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर एक ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराया, उन्होंने जाइगोट फॉर्म किया। अगर ये जाइगोट एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमर है तो हम इसे फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे फीमेल की में, और ये आपका होगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर ये 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा है, इट गोज टू 16 ब्लास्टोमियर्स और 32, तो हम इसे यूटेरस के अंदर डालेंगे ऑफ अ फीमेल, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। समझ आया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमने एक फीमेल से या फिर वाइफ से हमने ओवा लिया और एक मेल से या डोनर से हमने स्पर्म लिया, दोनों को हमने एक लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर इंजेक्ट कराया और हमें जाइगोट मिला। अगर वो जाइगोट हमारा 8 ब्लास्टोमर है तो हम उसे फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे फीमेल की में, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और अगर वो 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा है तो हम उसे फीमेल के यूटेरस के अंदर डालेंगे, विच इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यानी कि IUT, ठीक है। एंड जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि जिप्ट।
नेक्स्ट आता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें तो एक ऐसी फीमेल जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है लेकिन वो प्रेगनेंसी की सारी कंडीशंस को प्रोवाइड कर सकती है एक डेवलपिंग फीटस के लिए, तो हम एक फीमेल डोनर से एक ओवा लेंगे और हम उसको फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर वुमेन में इंसर्ट कर देंगे फॉर हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस ओवा। वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन एक इन्वायरमेंट और फर्टिलाइजेशन इन्वायरमेंट दे सकती है फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। बात करते हैं अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, एक सिंगल स्पर्म जो है मेल पार्टनर का वो इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू द एग ऑफ अ फीमेल पार्टनर। फीमेल पार्टनर के एग में वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है मेल पार्टनर का एक स्पर्म और वो एग को फर्टिलाइज करके तुम्हारे यूटरस के अंदर ही वो एग को क्या कर देता है, हम उसको प्लांटेड कर देते हैं यानी कि डाल देते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक क्या होती है, सीमेन फ्रॉम द हस्बैंड से सीमन लेके और द मेन डोनर से सीमन लेके हम आर्टिफिशियली फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, यूजफुल फॉर द मेल इनफर्टिलिटी। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक मेल फर्टिलिटी यानी कि जो मेल इनफर्टाइल होते हैं उनके लिए असेंशियल होती है, उनके लिए जरूरी होती है, ठीक है। इसमें क्या आता है इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के अंदर कि हम मेल का एक स्पर्म लेते हैं और हम उसे फीमेल के ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और तुम्हारा जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो हम उसे यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनके लिए यूज़ की जाती है जो मेल इनफर्टाइल होते हैं, जो कि स्पर्म काउंट जिनका लो होता है, ठीक है, ओलिगो स्पर्मिया जिसे हम शायद कह सकते हैं, तो इनका जो सीमन होता है हस्बैंड का वो फीमेल की वजाना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। बात करते हैं कि क्या इस AR से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आर्टिफिशियल रिसर्च टेक्नोलॉजी, असर्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट का मतलब है असर्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका मतलब हाँ यही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा यूज़ करी जाती हैं ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं ये चीज़ें और ये इमोशनली रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर हो सकती है, ठीक है, यानी कि रिक्वायर अ हाईली प्रोफेशनल हैंडलिंग डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं और बहुत कम शहरों के अंदर ये होती है और इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको हो सकती है। तो हियर इज़ योर चैप्टर इज कंप्लीट। बेसिकली मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और ये जो बेसिक चीज़ें थी ये मैंने आपको NCERT से नहीं कराई हैं, बट आई होप कि अगर मैंने आपको इन नोट्स से कराई हैं तो आपको NCERT की हाईलाइट NCERT की नीड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कवर अप करा दिया और इवन जो मैंने आपको MTPs, STDs, इनफर्टिलिटी, आपको स्टिलाइजेशन मेथड, सर्जिकल मेथड मैंने आपको NCERT से कराया था, वो मैंने आपको यहाँ पे नोट से भी करा दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।